हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 15 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग पर, और ये लॉजिकल रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, और साथ ही साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आपको अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग का क्विज लॉन्च हो चुका है। क्विज लिंक एक्टिव है 15 मार्च तक, तो आप लिंक को एक्सेस कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर। और यदि आप 40% या उससे अधिक स्कोर करते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगी। सबसे पहला सवाल है, द मिडिल टर्म इज, इनमें से कौन मिडिल टर्म है? मिडिल टर्म को इंडियन लॉजिक में बोलते हैं हम लिंगा, LINGA। तो दो प्रेमाइज दी गई है, प्रेमाइज 1 और 2। सम टेबल्स आर टीक्स, ऑल टीक्स आर गोल्डन, और कंक्लूजन ऑफ सम टेबल्स आर गोल्डन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि मिडिल टर्म होता है वो टर्म जो कि दो प्रेमाइज के बीच में कॉमन हो। मतलब यहाँ पर प्रेमाइज 1 और प्रेमाइज 2 के बीच में जो कॉमन है वो हो जाता है मिडिल टर्म। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कॉमन टर्म क्या है, सम टेबल्स आर टीक्स, ऑल टीक्स आर गोल्डन। तो यहाँ पर कॉमन होगा टीक। ओके, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आपका? टीक। करेक्ट आंसर हो गया बी। तो आप समझ रहे हो मिडिल टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी दो प्रेमाइज, कॉन्क्लूजन का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेमाइज पर फोकस करेंगे। प्रेमाइज में जो भी कॉमन टर्म आ रहा है वो बन जाता है मिडिल टर्म। ठीक है, अगला देखो, द मेजर टर्म इज, इनमें से हमें मेजर टर्म निकालना है। ऑप्शन तो दिए हुए हैं 4, और जो प्रेमाइज और कंक्लूजन है उस पर हमें देखना है। तो मेजर टर्म हम हमेशा निकालते हैं कंक्लूजन पर। आपको प्रेमाइजेस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, सारा का सारा फोकस आपका कंक्लूजन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ये आपका कंक्लूजन है। तो मेजर टर्म में कंक्लूजन होता है प्रेडिकेट, तो यहाँ पर प्रेडिकेट है फर्नीचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर टर्म। तो मेजर टर्म हो गया सी। और इंडियन लॉजिक में मेजर टर्म का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं एक अलग नाम से, जो कि है साध्या, SADHYA, साध्या। ठीक है, मेजर टर्म, माइनर टर्म। और माइनर टर्म क्या होता है ये भी सीख लो इसी से। माइनर टर्म भी हमेशा हम कंक्लूजन से निकालते हैं, और वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चेयर जो है, चेयर, ये एक माइनर टर्म है क्योंकि ये सब्जेक्ट है किसका? कंक्लूजन का। अगला देखो, सम मेन आर नॉट रिच। एक प्रेमाइज आपको दी गई है कि सम मेन आर नॉट रिच। अब सवाल है कि विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन इज इट, ये किस प्रकार का प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन में मैंने पूरा सेपरेट वीडियोस बनाया है जहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा ये सारे के सारे 4 टाइप्स। तो आप यहाँ पर देखो कि इसमें क्या होने वाला है। सम, सम क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, और ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव में है, तो ये हो गया पर्टिकुलर निगेटिव। तो पर्टिकुलर निगेटिव किस टाइप में था? A, E, I या फिर O? तो पर्टिकुलर निगेटिव था बेसिकली O टाइप में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। अब आपको मैं एक बार इसका थोड़ा क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको समझ आए A, E, I, O में। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं सिंपली, A, E, I, O। ठीक है, यहाँ पर जो A है यूनिवर्सल पॉजिटिव, E है यूनिवर्सल निगेटिव, I है पर्टिकुलर पॉजिटिव, और O है पर्टिकुलर निगेटिव। अब आप याद रख पाओगे, AEIO को अरेंज कर दिया, उसका जो है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर निगेटिव हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ सीख लो जो कि आपको बाद में हो सकता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाले क्वेश्चन में हेल्प करे। इन दोनों के बीच में जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनता है इनको हम क्या कहते हैं? इनके बीच में जो बनता है इनको क्या कहते हैं? इनके बीच में जो बनता है इनको क्या कहते हैं? इनके बीच में जो बनता है इनको हम क्या कहते हैं? और जो क्रॉस होता है इनको हम क्या कहते हैं? ये सारे के सारे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो ऊपर वाला है ए और ई के बीच में उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। जो आई और ओ है वो हो जाएगा सब कॉन्ट्रडीज। और सॉरी, ए और ई के बीच में जो बनता है वो होता है कॉन्ट्रडीज, कॉन्ट्रडीज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरीज, वो होता है कॉन्ट्रडीज। ठीक है, और जब क्रॉस करते हैं आई का ई के साथ या फिर ए का ओ के साथ तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी।
और ए और आई और ई और ओ जब बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझ लेंगे बाद में, अभी के लिए बस इतना समझो कि ए ई आई ओ जो हमने बताया आपको, कौन सा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, कौन सा यूनिवर्सल निगेटिव है, और कौन सा पर्टिकुलर पॉजिटिव है और कौन सा पर्टिकुलर निगेटिव है। तो ए ई आई ओ आप उस तरीके से समझ सकते हो। और इस क्वेश्चन में जो आप समझ लिए, सम है तो पर्टिकुलर है, नॉट है तो निगेटिव है। तो पर्टिकुलर निगेटिव के लिए हमारे पास होता है ओ। ठीक है, तो ये हो गया ओ टाइप प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इन द फॉलोइंग प्रीमाइसेस इज। दो प्रीमाइस आपको दी गई है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है वो किस प्रकार का है। तो प्रीमाइस में क्या है, नो डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल निगेटिव, हम इसको डिनोट करेंगे ई से। और दूसरा है सम डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स, ये हो गया आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव, और हम इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब आपको पता चलेगा यहाँ पर आपके पास ई और आई के बीच में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको हम एक चार्ट यहाँ पे फिर से बना देते हैं ताकि आपको इजी हो। ए फॉर यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई फॉर यूनिवर्सल निगेटिव, ए ई, देन आई फॉर पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड ओ फॉर पर्टिकुलर निगेटिव। यहाँ पर जो बना है वो किन के बीच में बना था, ये था आपका ई और ये था आपका आई, ई और आई के बीच में बना है, राइट। तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो होता है क्रॉस, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, आगे देखो, द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इन द फॉलोइंग प्रीमाइसेस इज। ठीक है, दो आपके पास प्रीमाइस है, इनमें से आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन निकालना है। जैसे कि सम जजेस आर लॉयर्स, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। और ये है सम जजेस आर नॉट लॉयर्स, ये हो गया पर्टिकुलर निगेटिव और हम इसको डिनोट करते हैं ओ से। अब आई और ओ के बीच में हमें बताना है कि ये कौन सा है, तो फिर से हम वही करेंगे, ए ई आई और ओ। यहाँ पे किन के बीच में हो रहा है, आई और ओ के बीच में। तो ये वाला जो केस होता है हम इनको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेडीज। तो इसका आंसर होने वाला है, शिट इसको ही मैंने गलत ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे होगा सब कॉन्ट्रेडीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, सब कॉन्ट्रेडीज। सॉरी इसके लिए कि दो बार ऑप्शन गलत हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो होगा सब कॉन्ट्रेडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोपोजिशन ऑल मेन आर मोर्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास एक प्रोपोजिशन दिया गया है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर निगेटिव। देखो यहाँ ऑल है, इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल, तो पर्टिकुलर के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है, यूनिवर्सल है, यहाँ पे एक भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो निगेटिव वाला भी ऑप्शन कट गया, बचा कौन, फर्स्ट वन। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। नो मेन आर मॉर्टल इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता कब है। तो फिर से ये बना लो, ए ई आई ओ। कॉन्ट्राडिक्टरी जो इस्टेब्लिश होता है वो क्रिस क्रॉस होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो नो मेन आर मॉर्टल ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया यूनिवर्सल निगेटिव। तो इसका किसके साथ जाएगा, आई के साथ। आई क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सम मेन आर मॉर्टल। समझ रहे हो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसको हम समझते हैं शॉर्टकट को समझने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सम मेन आर मॉर्टल। ठीक है, ई के साथ आई और आई हो गया पर्टिकुलर पॉजिटिव। अगला है सम मेन आर मॉर्टल इज सब कॉन्ट्रेरी टू। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, सब कॉन्ट्रेरी। तो इसको समझने के लिए फिर से हम ये कर लेते हैं, ए ई आई और ओ। अब सब कॉन्ट्रेरी जो बनता है वो इन दोनों के बीच में बनता है, आई और ओ के बीच में। अब देखो सम मेन आर मॉर्टल, ये क्या है, ये आई है, अब हमें ओ निकालना है, ओ होता है पर्टिकुलर निगेटिव। तो इसका आंसर होगा सम मेन आर नॉट मॉर्टल। तो करेक्ट आंसर हो गया वन, सम मेन आर नॉट मॉर्टल। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। अगला देखते हैं, ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल इज सब ऑल्टरनेशन टू व्हाट। ये भी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे है, तो इसका फिर से हम बनाते हैं, ए ई आई और ओ। सब ऑल्टरनेशन जो होता है वो इस दोनों के बीच में होगा या फिर इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल इंडियंस है, तो ये हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव, ए की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा, आई। आई क्या होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर होगा सम इंडियंस आर स्पिरिचुअल। तो करेक्ट आंसर हो गया
दोनों आंसर करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड दोनों। सम इंडियंस आर स्पिरिचुअल, ठीक है, तो ये हो गया सब ऑल्टरनेशन के अंदर। नेक्स्ट है सम टेबल्स आर चेयर, ये क्या है? सम क्या होता है? पर्टिकुलर, ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो करेक्ट आंसर हो गया पर्टिकुलर पॉजिटिव, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल है व्हेन अ टर्म इज यूज्ड इन इट्स एंटायर एक्सटेंट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द टर्म इट इज सेड टू बी व्हाट? जब कोई भी टर्म पूरे के पूरे ग्रुप की बात करता है, एंटायर पूरे क्लास की, पूरे होल ग्रुप की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सक्लूडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरीफाइड, तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में कि जब हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड, और जब हम थोड़ा सा बात करते हैं सम तो वो हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर जो सवाल है कोई टर्म पूरे एंटायर ग्रुप की बात कर रहा है तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगला देखो, इधर ही इज करेजियस और ही इज स्ट्रॉन्ग, ये किस प्रकार का सिलॉक्स है? इधर या तो वो करेजियस है या फिर वो स्ट्रॉन्ग है। कैटेगोरिकल नो, हाइपोथेटिकल नो, डिसजंक्टिव यस। तो यहाँ पे डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव में यही होता है कि आप ऑल्टरनेट देते हो, या तो वो करेजियस है या फिर स्ट्रॉन्ग है। हाइपोथेटिकल में कंडीशनल होता है, अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। कैटेगोरिकल में कोई रिलेशन नहीं होता है, आप सिंपल सिंपल सीधा सीधा चल रहे हो कि ऑल बैट्स आर बुक्स सो ऑल बुक्स आर वाटर, इस प्रकार से। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है। कैटेगोरिकल में अलग अलग कैटेगरी की प्रीमाइसेस हो जाती है। और रिलेशनल में क्या होता है कि आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो, मान लो ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, डी से, तो आप कंक्लूजन निकालोगे कि ए डी से बड़ा है, तो ये होता है रिलेशनल। लेकिन डिसजंक्टिव में क्या होता है? दो साइड, या तो ये, ठीक है। अगला देखो, इफ इट रेन्स ही विल नॉट अटेंड, अगर बारिश होती है तो वो अटेंड नहीं करेगा। कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल, डिसजंक्टिव, रिलेशनल। मैंने बोला ना, जब कंडीशन लगा देते हो, अगर बारिश हुई तो वो नहीं जाएगा, तो ऑप्शन हो गया करेक्ट हाइपोथेटिकल। एक कंडीशन है कि ये वाला जो उसके जाने की जो प्रक्रिया है वो बारिश पर डिपेंड करती है, बारिश हुई तो वो नहीं जाएगा, बारिश नहीं हुई तो वो जाएगा। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, किसी को पता नहीं कि बारिश होगी कि नहीं। अगला देख लो, इन विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किस प्रकार के प्रोपोजिशन में दोनों के दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर, दोनों अलग अलग हो गए। तो मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर है ई। ई क्या होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, दोनों एक अलग अलग एक्सक्लूसिव ग्रुप हो जाते हैं, जिस चक्कर में वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, जैसे कि एग्जाम्पल है नो बुक्स आर वाटर, ठीक है, ये एक आपका एक प्रेमाइस है। अगर नो बुक्स और वाटर मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ये बुक है, इधर कोई भी रिलेशन वाटर के साथ नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जो कि सही है, वो है नो वाटर आर बुक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दो एक्सक्लूसिव ग्रुप बट गया ना एंटायरली, पूरा का पूरा समूचा एक अलग हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ई वाले कंडीशन में क्या होता है कि दोनों को दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब प्लीज़ ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन पर, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। अगला है द टर्म विच अकर्स इन द प्रीमाइसेस एंड नॉट इन द कंक्लूजन। ऐसा कौन सा टर्म है जो कि प्रीमाइस में होता है लेकिन कंक्लूजन में नहीं होता है? मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया है कि जब किसी भी दो प्रीमाइस के बीच में कोई भी कॉमन टर्म होता है, हम उसको बोलते हैं मिडिल टर्म। तो हमेशा मिडिल टर्म होता है। और हम मेजर और माइनर टर्म हम किससे निकालते हैं? हमेशा हम निकालते हैं कंक्लूजन से, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे MCQs आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो रहे होंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी डाउट से क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप क्विज लिंक में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। क्विज लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो, जो कि क्विज़ है वो स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग पर ही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्विज में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी लेवल तक हुई है। धन्यवाद।